हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैरिज के ऊपर लेक्चर। तो सबसे पहले हम समझेंगे ये न्यूज़ क्या है। देखो, प्रीवियस वीक अपन बात करें लास्ट वीक की, तो मैंने आपको एक प्रीवियस लेक्चर आप देखिए, उसमें एक न्यूज़ बताई थी। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था ऑन हिंदू मैरिज। एक्चुअली कहानी क्या हो, अब उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। कहानी क्या है बच्चों कि एक कपल सुप्रीम कोर्ट में गए फॉर डाइवोर्स के लिए। डाइवोर्स की एप्लीकेशन लगाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो डाइवोर्स की एप्लीकेशन लगाई तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया और इनलीगल मैरिज बता दिया कि आप लीगली मैरिज नहीं हो। ऐसा हो सकता है कि वो लीगली मैरिज नहीं थे। इससे कई सारे कारण हैं, इससे कई सारे कानून हैं। हमें उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में, हमारी लाइफ के अंदर मैरिज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें कि हम मानते हैं कि हिंदू धर्म या कोई सा भी धर्म हो जिसमें दो जान एक हो जाती है और लाइफ टाइम सपोर्ट और साथ देती है। कुछ बीच में टूट जाते हैं, ये मैटर नहीं करता है, बट कानून समझना बहुत ज़रूरी है कि कब ये मैरिज वैलिड होगी और कब ये मैरिज नॉन वैलिड होगी। तो देखो, सबसे पहले अपन चलते हैं, समझते हैं फर्स्ट राइट पर। सर, लास्ट वीक क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने एक कपल की डाइवोर्स एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और इनवैलिड कर दिया उनकी मैरिज को, और बोल दिया कि आप हस्बैंड वाइफ ही नहीं हो। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी सॉर्गेनाइज्ड मैरिज थी नहीं। सॉर्गेनाइज्ड मैरिज होती क्या है? देखो, उनने क्या किया था, उन्होंने पहले अपनी मैरिज को रजिस्टर करवा दिया। किसके अंदर? हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। बिफोर सॉर्गेनाइज्ड मैरिज, मतलब बिफोर परफॉर्मिंग द रिचुअल सेरेमनी व्हाट इज लीगल फॉर आवर रिलीजन। देखो, हर रिलीजन में रिचुअल सेरेमनी होती है। जैसे हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में 7 फेरे और कन्यादान बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कानून में भी बताया गया है कि कन्यादान और ये सारे 7 फेरे यही आपकी मैरिज को वैलिड करेंगे। तो इसको अपन समझते हैं। अधिकतर लोगों को पता नहीं होगा मेरे दोस्तों कि 7 फेरे और कन्यादान बहुत ज़रूरी है मैरिज को लीगल करने के लिए। अगर आपके 7 फेरे और कन्यादान सही हुआ है तो आपकी मैरिज इलीगल मानी जाएगी और आप हस्बैंड वाइफ नहीं होंगे। तो चलते अपन आगे समझते हैं क्या कारण था। तो इनने क्या किया था कपल ने, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनने पहले अपनी मैरिज को रजिस्टर करवा दिया अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। देन आफ्टर इनने रिचुअल सेरेमनी करी, पर ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहले आपको रिचुअल सेरेमनी करना था, बाद में रजिस्टर करवाना था, और रजिस्टर कराने की जरूरत ही नहीं थी। जब आपने रिचुअल सेरेमनी करा लिया, हो गया आपका जो रिचुअल सेरेमनी, जो भी आपके कन्यादान है, जो भी आपके 7 फेरे हैं, जब वो आप पे वैलिड है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत थी। रजिस्ट्रेशन बाद में कराते रहते। अब रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत है, इसको भी आपने समझेंगे। चल, ये सब समझने से पहले अपन समझेंगे सॉर्गेनाइज्ड मैरिज क्या होती है। देखो, ये उसको रेफर करती है कि हमारी मैरिज जो रिचुअल सेरेमनी है, कन्यादान है, 7 फेरे के हिसाब से मैरिज हुई है कि नहीं हुई, या फिर अपन ने नॉर्मली बस मैरिज मान लिया कि हाँ ये मेरी वाइफ है, ये मेरा हस्बैंड है, तो दैट इज नॉट अ मैरिज। सॉर्गेनाइज्ड मैरिज वो होती है जब आप रिचुअल सेरेमनी, जो कि आपके धर्म के हिसाब से रिचुअल सेरेमनी है, अगर उसके हिसाब से आप शादी करते हैं, दैट इज कॉल्ड ना सॉर्गेनाइज्ड मैरिज। तो देखो, सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मैंने आपको बताया ना कि कन्यादान और 7 फेरे हमारे कानून में लिखे हुए हैं, तभी हमारी मैरिज लीगल मानी जाएगी। तो सेक्शन जो 7 है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, वो कहता है कि आपकी मैरिज फॉर्मलाइज तभी होगी जब आपने 7 फेरे और कन्यादान रिचुअल परफॉर्म करे होंगे। एज पर था हिंदू के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से, अगर आपकी शादी 7 फेरे और कन्यादान के हिसाब से हुई है तो आपकी सॉर्गेनाइज्ड मैरिज है, लीगल मैरिज है, जिसको इनवैलिडेट कोई भी नहीं कर सकता। अपन दूसरे धर्म के मैरिज को भी समझेंगे कि उनके धर्म भी कैसे सॉर्गेनाइज्ड मैरिज होंगे। जैसा कि अपन जानते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी, ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमारे यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी है, और क्योंकि इंडिया हमारा डाइवर्स कंट्री है, कई सारे रिलीजन रहते हैं, मुस्लिम है, पारसियन है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, सभी रिलीजन रहते हैं हमारे इंडिया में। तो हमारे इंडिया में हर किसी का एक कानून है, जैसे इंडियन क्रिश्चियन एक्ट है 1872, इसी के हिसाब से क्रिश्चियन मैरिज होती है। देख, समझते हैं अपन क्रिश्चियन मैरिज को सॉर्गेनाइज्ड मैरिज करने के लिए क्रिश्चियन कपल को सबसे पहले चर्च में जाना पड़ेगा, और जो उनके धर्म के हिसाब से रिचुअल है उसको परफॉर्म करना होगा। इसी हिसाब से उनकी मैरिज वैलिड होगी। ऐसे ही मुस्लिम में है। मुस्लिम में क्या है कि उनका तो कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है। व्हाट आई मीन्स, कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन माने उनको तो साइन करने पड़ते हैं दोनों कपलों को इन द प्रेजेंस ऑफ काजी और विटनेस,
किसी विटनेस और काजी के प्रेजेंस में कपल को साइन करने पड़ेंगे, कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन लेना पड़ेगा दैट राइट नाउ वी विल बी मैरिड कपल। ओके, आने हम मैरिड कपल होंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि अरेंज मैरिज के बारे में, पर किसी कपल को कोर्ट मैरिज करना है तो वो क्या लीगल मैरिज नहीं होगी? आजकल ट्रेंड बहुत चल गया है लव मैरिज का। तो लव मैरिज में कभी कभी हमारे पेरेंट्स राजी नहीं होते हैं, या फिर लड़की वालों की तरफ से या लड़के वालों की तरफ से। तो उनके पास अगर अटूट प्यार है तो उनके पास लास्ट ऑप्शन बचता है कोर्ट मैरिज। तो क्या सुप्रीम कोर्ट और हमारे कानून के हिसाब से कोर्ट मैरिज इलीगल है, वैलिड नहीं है, इनवैलिड है? ऐसा नहीं, ये भी एक वैलिड मैरिज है, बट ये अलग कानून में आती है जिसको अपन बोलते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। कोर्ट मैरिज में क्या होता है कि दो कपल, मतलब मीन्स कपल, वे लोग कोर्ट में जाते हैं और साइन करके रजिस्ट्रेशन करके अपनी मैरिज की लीगल कर लेते हैं। स्वतः मैरिज ऐसे हो गई कि इसमें कपल ने साइन किया विदाउट परफॉर्मिंग एनी रिचुअल, और ये स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आ गए 1954 में, और इनकी मैरिज हो गई लीगल। तो इस मैरिज में क्या होता है, अपन क्या कह सकते हैं इस मैरिज में कि ये मैरिज विदाउट परफॉर्मिंग एनी रिचुअल इट इज सिग्नाइज्ड अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। अब हम समझते हैं कि हमें दो बात समझ में आ गई। सबसे पहले अपन कोर्ट मैरिज और अरेंज मैरिज को कंपेयर करेंगे। देखो, जो पहले मैंने समझा अरेंज मैरिज क्या होता है, अरेंज मैरिज के अंदर आपको रिचुअल परफॉर्म करने पड़ेंगे अंडर सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, कन्यादान और 7 फेरे जब आपकी सोमनाथ मैरिज होगी और वो रजिस्टर मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी। लव मैरिज में क्या हो रहा था, लव मैरिज में ये हो रहा था कि आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, देन आफ्टर यू नीड टू साइन अ पर्टिकुलर पेपर और सर्टिफिकेशन, देन आफ्टर यू गेट द सर्टिफिकेशन ऑफ आपकी वैलिड मैरिज हो गई विदाउट परफॉर्मिंग एनी रिचुअल। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन अरेंज मैरिज एंड कोर्ट मैरिज। अब सेक्शन 8 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 क्या कहता है? सेक्शन 8 है वो हिंदू मैरिज एक्ट का, वो क्या कहता है? वो कहता है कि स्टेट को वो पावर देता है, क्या देता है? स्टेट को पावर देता है कि वो मैरिज को रजिस्टर करे, क्योंकि मैरिज अंडर सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तरीके से हुई है। What I means 7 फेरे और कन्यादान के रिचुअल परफॉर्म करना है अंडर सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो 8 स्टेट को पावर देता है कि आप मैरिज रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि ये अंडर सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से हुई है। तो स्टेट को पावर मिल गई इसमें कि वो मैरिज को लीगल मान ले, वैलिड मान ले। जो हर स्टेट के अंदर डिफरेंट स्टेट है अपने इंडिया में, आप जानते हो डाइवर्स कंट्री है, तो हर स्टेट में अपना रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन, बर्थ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन अलग अलग तरीके से करके रखा है। जैसे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट है जो कि 1886 में आया था, मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट जो 1886 में आया था उसके हिसाब से मैरिज को रजिस्टर किया जाता है। बट कहीं कहीं अगर आप रजिस्टर नहीं भी कराते हो और अगर आप रिचुअल परफॉर्म करते हो अंडर सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, तो वो भी मैरिज वैलिड मानी जाएगी। तो ऐसे ही हमारे दिल्ली और 2 कर्नाटका, ये 2 स्टेट है जिनमें दिल्ली और कर्नाटका में आपको मैरिज सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है, आपको मैरिज सर्टिफिकेशन कराना ही पड़ेगा। चाहे आप कैसे भी मैरिज करते हो, चाहे अरेंज मैरिज करते हो, लव मैरिज कराते हो, आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। हालांकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये तो सारी स्टेट में है कि मैंडेटरी तो नहीं है, पर करा लेते हैं, करा लो रजिस्ट्रेशन, क्योंकि लीगल हो जाता है, आप पे एक सर्टिफिकेशन हो जाता है। पर अपन आने समझेंगे कि जो अपन मैरिज सर्टिफिकेट लेते हैं क्या वो वैलिड है कि नहीं है, कि वो हर जगह वैलिड हो पाएगा नहीं हो पाएगा। देखो दोस्तों, मैरिज सर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैरिज सर्टिफिकेशन अपन लेते हैं वीज़ा के लिए, या आपको वीज़ा पास कराना है, या फिर अदर आप साथ में कोई इंश्योरेंस पॉलिसी करा रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ, तो आपको उसमें मैरिज सर्टिफिकेशन लगता है। पर ये मैरिज सर्टिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ वैलिड नहीं है। मैरिज सर्टिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ वैलिड नहीं है। अब क्यों वैलिड नहीं है, इसका भी रीज़न है। ये इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि आपको मैरिज सर्टिफिकेशन लेने के बाद अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में आपको वो सर्टिफिकेशन रजिस्टर करवाना पड़ेगा। मैरिज रजिस्टर ऑफिसर है, वो आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन बुक में जब आपका सर्टिफिकेशन रजिस्टर कर लेगा तभी आपका वो सर्टिफिकेशन वैलिड माना जाएगा। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
अगर मैरिज सर्टिफिकेशन ऑफिसर के द्वारा आप अगर मैरिज सर्टिफिकेशन बुक के अंदर अपना सर्टिफिकेशन रिटर्न रजिस्टर करा देते हैं तो आपका ये वैलिड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। देखिए ये सर्टिफिकेट है, इस तरह का सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। वैलिड मैरिज क्यों जरूरी है? ये सबसे बड़ा रीजन है। देखो आप दो चीज को समझिए इसमें। ये क्या लिखा हुआ है? एक लिखा है बाइगेमी ट्रायल और एक लिखा है इनहेरिटेंस। इसका मतलब क्या है? देखो बाइगेमी ट्रायल का मतलब होता है, मान लीजिए किसी पर्सन ने एक शादी करके दूसरी शादी कर ली विदाउट टेकिंग डाइवोर्स ऑफ द प्रीवियस वाइफ। जो उसकी पहली वाइफ थी उससे डाइवोर्स लिए बिना उसने दूसरी मैरिज कर ली, तो क्या होगा उससे? तो उसको बोलते हैं बाइगेमी ट्रायल। क्या बोलते हैं? बाइगेमी ट्रायल। अब इसमें क्या होता है, अब आदमी को दो काम करना है। एक ही काम कर लो, दो काम की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक काम क्या करना है, अगर उसे बचना है लीगल ऑर्डर से, अगर उसको बचना है तो सबसे एक काम करना पड़ेगा। जो उसकी पहली मैरिज है, जो उसकी फर्स्ट वाइफ है, उस मैरिज को इनवैलिड बताना पड़ेगा। बताना मतलब प्रूफ देना पड़ेगा कि मेरी जो फर्स्ट वाइफ है, जिसको फर्स्ट वाइफ क्लेम कर रही है कि मेरी वाइफ है विदाउट टेकिंग डाइवोर्स, इसने दूसरी शादी कर ली है, ऐसा मेरी पहली वाइफ क्लेम कर रही है, तो आपको इस चीज़ का प्रूफ देना पड़ेगा कि हम दोनों की शादी इनवैलिड है। ऐसा कोई प्रूफ अगर उसने दिखा दिया या आपको फोटो भी दिखा दिया शादी का, तो वो भी वैलिड माना जाएगा, क्योंकि उसमें भी दिखाया जाएगा 7 फेरे लेते हुए, और आपके 7 फेरे के साथ साथ कन्यादान का फोटो दिखा दिया तो वो वैलिड माना जाएगा। तो उसको इनवैलिड करने के लिए सबसे पहले आपकी पुरानी वाली वाइफ जो फर्स्ट वाइफ है, वो फर्स्ट वाइफ के पास कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, या आपका कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है जो कि प्रूफ कर सके कि आप दोनों की शादी नहीं हुई है, ये आपकी पहली मैरिज है। तो ये है पूरा मामला। चलते आ गए तो ये है इंडिया में कानून जो बताते हैं कि मैरिज वैलिड है कि नहीं वैलिड है, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन क्यों दिया। उनके डाइवोर्स की गए थे वो एप्लीकेशन डाइवोर्स की लेकर, पर फंस गए कहीं और, वो हो गई इनवैलिड। तो आप पूरा मामला समझ गए। सेक्शन के बारे में, सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में बताया मैंने, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के बारे में बताया मैंने, आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में ही बताया। तो ये 4 एक्ट को अच्छी तरह याद रखना, जिससे भी आपको पूरा समझ में आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन क्यों दिया। धन्यवाद, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद।